तू अपना एक जमी पैदा कर, तू अपना एक आसमां पैदा कर, कोई काम नहीं है मुश्किल इस दुनिया में, तू अपने अंदर विश्वास पैदा कर। हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं राम प्रवेश शाही आप लोगों का स्वागत करता हूं डू स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है और क्वेश्चन आंसर के सीरीज में हमने 3 चीजें कर ली हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने कुछ एक दो लाइन बोली हैं कि तू अपना एक जमी पैदा कर, तू अपना एक आसमां पैदा कर, कोई काम नहीं है मुश्किल इस दुनिया में, तू अपने अंदर विश्वास पैदा कर। ये विश्वास ही है, ये आत्मविश्वास है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकती है बच्चों। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पेशेंस, धैर्य। धैर्य के साथ अगर आप कोई काम करते हो तो आप उस काम में सफलता जरूर पाते हो। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो एक सेकंड में आपको मिल जाए, आपको सतत करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आप कई बच्चे को लगता है कि नहीं सर आए और एक ही बार में 2 मिनट में वीडियो बनाए और सब कुछ याद हो जाए। 2 मिनट में कुछ नहीं होता, 2 मिनट में सिर्फ मैगी बनती है, वो भी नहीं बनती है, वो भी झूठ बोलते हैं। 10 मिनट लगता है मैगी बनने में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब पढ़ने बैठो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए नहीं, कम से कम 30 से 35 मिनट का समय निकालो और एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रचित होकर पेन पेपर लेकर बैठो पढ़ने के लिए। नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा टीचर पैदा नहीं हुआ है जो 2 मिनट में आपको सब कुछ रटवा दे। तो पेशेंस के साथ बैठना है। और जैसा कि ये महा मैराथन है तो कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास ये क्लास होगी। और क्लास में क्या डिस्कस होगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे जिसकी आने की संभावना आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा है। तो ये मत समझिए कि सर बहुत लेंदी क्लास होता है, आपका लेंदी होता है। आप अगर उसको देखोगे तो कुछ ना कुछ लेके जाओगे। ये 2 मिनट का रील नहीं है कि 2 मिनट में आया, स्क्रॉल किए और चल दिए। तो अगर 2 मिनट का रील समझ के देखना चाहते हो तो मत देखो। मैं पहले कह रहा हूं, टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे 40-45 मिनट का समय निकालो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। उसके बाद ही ये क्लास देखो। चाहे मेरा जो भी क्लास है, कम से कम 35 से 40 मिनट लगेगा। मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर 30 मिनट 40 मिनट बच्चा कोई दे मेरे वीडियो को, तो कुछ लेकर जाए, कुछ समझ कर जाए, कुछ अंडरस्टैंडिंग बना कर जाए। बाकी पास होने के लिए तो हमारा बस ये जो मैं मैराथन क्लास 4 क्लास कराया हूं, 4 क्लास देखकर कोई भी बच्चा चला जाए 4 घंटे की, आराम से पास होकर आएगा। आप लोग इसको, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहा, तो आप ये 4 क्लास उसको फॉरवर्ड कर दो महा मैराथन का, आराम से वो पास होकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा बकवास हो गया यहाँ पे, आप लोगों को ज्यादा ही मैं थोड़ा सा डांट दिया। चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्लास चल रही है बच्चों, ये डू स्टडी पे चल रही है, ठीक है। क्लास 12th का है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है, यहाँ पॉलिटिकल साइंस का महा मैराथन हो रहा है, ठीक है। एनआईएस के बच्चों के लिए है, सिर्फ एनआईएस के नहीं, एनसीईआरटी जो जो चाहे देख सकता है यार। देखियो ना, 3 इडियट में कहता है ज्ञान बट रहा है, जहां से चाहो वहां से समेट लो, ठीक है। तो ये सब ज्ञान ही है, आपको देखना है, तुरंत आप लो। और ये फुल रिवीजन है, पूरे चैप्टर से हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पार्ट 4 है, ठीक है। हम पार्ट 4 तक ही बनाएंगे पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आपका पूरा का पूरा क्लास कवर है। जहां से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आंसर देने का प्रयास करिए, लिखिए, ठीक है। पहला है, एनालाइज एनी वन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव इफेक्ट पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का कोई सकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण, किसी एक सकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि इसको लॉन्ग में भी पूछ सकता है, लघुत्तरी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या लिखना है कि देखो, वन मेजर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज क्या है? इकोनॉमी। सबसे ज्यादा ये इफेक्ट किस पे डालता है? इकोनॉमी पे डालता है। ग्लोबलाइजेशन लाया ही इसलिए गया है ताकि इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सके। आज के समय में भारत में कुछ बनता है वो अमेरिका में बिकता है, अमेरिका का भारत में बिकता है, चाइना का भारत में बिकता है, भारत का चाइना में बिकता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के ही कारण हो रहा है। और ग्लोबलाइजेशन अब आज के समय में कोई भी देश ज्यादा कट के नहीं रह सकता। आप देखो अमेरिका जो है टैरिफ भारत पे लगा रहा, क्यों लगा रहा? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि यहां का जो माल जाएगा वहां जाएगा वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या डालता है ग्लोबलाइजेशन? इकोनॉमिकल ग्रोथ पे डालता है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज करता है क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, आप एप्पल का मोबाइल यूज कर रहे हो, ओप्पो का मोबाइल यूज कर रहे हो, कहां से आया है ये? किस देश की कंपनी है ये? कभी सोचा है आपने? तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो पॉसिबल हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इंप्रूव्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड क्रिएट अ न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है सिर्फ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो लोग, कोई अमेरिका में जा रहा, भारत के कई लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, कई लोग ईरान कतर कहां कहां काम कर रहे हैं। भारत के लोग तो हर जगह हैं, अमेरिका में देख लो कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब संभव क्यों, कैसे हो पा रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, लीडिंग ऑफ द फास्ट डेवलपमेंट, और इससे ग्रोथ जो होता है बहुत तेज होता है। ठीक है, डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज क्या है, किसके इर्द गिर्द घूम रहा है ये? इकोनॉमिकल ग्रोथ के इर्द गिर्द आप देखोगे तो घूम रहा है। किसकी बात कर रहा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट किससे संबंधित है? इकोनॉमी से संबंधित है। इंप्रूवमेंट इंटरनेशनल ट्रेड और क्रिएट अ न्यू जॉब, इकोनॉमी से ही संबंधित है। और लीडिंग टू फास्ट डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट भी किससे संबंधित है? इकोनॉमी से संबंधित। तो कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन जो है वो मार्केट को ओपन करता है हर देश को, और ये स्वतंत्रता देता है, ये फ्रीडम देता है कि आप अदर देश के साथ भी क्या कर सकते हैं? आने जाने का संबंध कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं जाकर वहां पर। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का क्या अर्थ है? संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 4 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अब पूछ रहा है कि भाई एक बात बताओ, ये संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है क्या है, ये क्यों है, ये क्यों बना है, इसका क्या अर्थ है? सवाल करते हो? मैं बार बार कहता हूं कि भाई क्वेश्चंस करो, सवाल करोगे, जिज्ञासा करोगे, तभी आप कुछ आगे कर पाओगे। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की क्या जरूरत है भाई, क्या अर्थ है इसका? ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि किन्हीं 4 उद्देश्यों के बारे में क्या करना है, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका सबसे पहला मीनिंग क्या होता है? देखो यहां मैं लिखा हूं, ये आंसर लिखने का तरीका है, बस इतने में अगर आप लिख देते हो इस तरह से आपका कंप्लीट है। गागर में सागर भर दो, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आंसर लिख के आना है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है वो क्या है? एक तरह से जैसे भारत का संविधान है उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, जिसमें क्या बताया गया है? उसमें कहा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका उद्देश्य क्या है, क्या एम है, क्या लक्ष्य है, क्यों बनाया गया है उसको। ठीक है, तो ये सब किसमें बताया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद बताया गया प्रिंसिपल्स, क्या क्या सिद्धांत हैं उसके, किस किस सिद्धांत पर वो काम करेगा। जैसे उसको शांति बनाए रखना है, ठीक है, इन्वायरमेंट पे काम करना है, युद्ध को रोकना है, हथियारों की होड़ को कम करना है। ठीक है, ये सारी चीज, वाद विवाद को वार्तालाप के साथ, बायलैटरल टॉक्स के साथ क्या करना है, मुद्दों को सुलझाना है। ठीक है, शांति की पहल करनी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इस चीजों में बहुत हद तक सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिक्योरिटी काउंसिल में है वो उनको वीटो पावर है और वो मनमानी करते हैं। अब अमेरिका देख लो ना, क्या कर रहा है, वेनेजुला को राष्ट्रपति को उठा लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, उधर रूस जो है वो यूक्रेन को धोए जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कर क्या रहा, उसके बस में है कोई नहीं है। बस वही है जो गरीब गरीब देश हैं वो बेचारे क्या ही करें, उनपे
सेंसर लगा देगा, बैन लगा देगा, तुम व्यापार नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो संयुक्त उसको क्या रूस को सॉरी अमेरिका को क्या है नहीं कुछ कर पाता है। अमेरिका देखो सबको धमका रहा है इस समय। तो देखो माइट इज राइट, पावर इंपॉर्टेंट है। अगर पावरफुल है, आने वाले समय में देखना अमेरिका जो है अपनी सेना में रोबोट को डालेगा, रोबोट आके युद्ध करेंगे, एक तरफ इंसान दूसरे तरफ रोबोट, लड़ो रोबोट से। तो जो इनोवेशन में आगे बढ़ेगा, जो साइंस में काम कर पाएगा, अमेरिका में देखो साइंस हर चीज अमेरिका का है। गूगल अमेरिका, यूट्यूब अमेरिका, ट्विटर अमेरिका, स्टारलिंक अमेरिका, स्पेसएक्स अमेरिका, मतलब हर चीज तो अमेरिका के, एंड्रॉयड अमेरिका। हम लोग का क्या है, कुछ है? जब चाहे वो पंगु बना देगा हमको। अभी यूट्यूब बंद कर दे, यूट्यूब सेंशन कर दे भारत में, कितने लोगों का कैरियर खत्म हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोल दे यूट्यूब हम भारत में देंगे ही नहीं, खत्म। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप समझो कि अमेरिका पंगु बना सकता है, रोजगार छीन सकता है भारत के कई कई जो इस समय बहुत रिच लोग हैं। इवन मैं भी आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा हूं, मैं भी खत्म हूं। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि आप लोग, हम लोग इनोवेशन के क्षेत्र में कहां हैं, कहां टिक रहे हैं? सिर्फ जाति पाति धर्म भाषा, इसी सब पॉलिटिक्स में हम लगे पड़े हैं। समझ गए? तो आप समझना चाहिए इस चीज को, ठीक है? चलो ठीक है, आगे हम क्लास पे आते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल्स क्या है, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें कहां लिखी है? चार्टर में लिखी हुई है। जो चार्टर है, यूएन का चार्टर है, इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई। तो बस आपको पॉइंट क्या करना है कि द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द क्या, यूएन, विच कंटेंट इट्स एम्स, प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रोसीजर, कि वो उसके क्या लक्ष्य हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, उसके कार्य करने की शैली कैसी है, ठीक है? और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे महासभा है, सुरक्षा परिषद है, ठीक है? ये सारी चीजें, इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, जनरल असेंबली कैसे चलेगी, कैसे वाद विवाद होगा, ठीक है? मुद्दों पे कैसे बहस होगा, फंडिंग कैसे आएगी, फंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस सारी चीजों को कहां लिखा गया है? हमारे यूएन के चार्टर में लिखा गया है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार, नीति सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, कौन चुनाव में भाग लेगा, ये सारे संविधान में लिखा है ना। इसी तरह से यूएन का जो चार्टर है वो यूएन का क्या है? संविधान है। बस सिंपल ये भाषा में समझो। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, यूएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, पूछा है क्वेश्चन में, उद्देश्य क्या है? तो सिंपल उद्देश्य है कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी चाहता है। सिक्योरिटी चाहता है ना, कि इंटरनेशनल पीस हो, शांति बनी रहे, दुनिया में अमन बना रहे, चैन बना रहे। लेकिन बनने दे तब ना, जो ताकतवर लोग हैं बनने दे तब ना, किसी को तेल चाहिए, ठीक है? और तेल की अमेरिका ने हमेशा, अमेरिका देखो क्या क्या किया है, इराक को बर्बाद किया तेल के चक्कर में, तालिबान को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद किया, अब वेनेजुला पे पड़ा हुआ लगा हुआ है, यूक्रेन को चढ़ा चढ़ाकर उसको भी बर्बाद किया, रसिया के साथ भिड़ा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी चाहिए, और वो उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? सुरक्षा परिषद को दी गई। सुरक्षा परिषद में जो हैं देश, वही युद्ध करते रहते हैं, वही अशांति फैलाते रहते हैं पूरे विश्व में, देखा जाए तो, ठीक है? जिसके पास पावर है वही करता है, ठीक है? तो ये चीज है। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग नेशन, जो इतने नेशन है विश्व में, जितने 194 जो देश हैं महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ में, उनके बीच में क्या हो? फ्रेंडली रिलेशन हो, सब आपस में बैठकर अपने मुद्दों को सुलझाएं, वाद विवाद के साथ, आपसी बातचीत के साथ क्या करें? सुलझाएं, जिससे आपस में फ्रेंडली रिलेशन बनना रहे, ठीक है? तीसरा क्या है? ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, ह्यूमंस की राइट्स को, ह्यूमन की जो राइट्स है, ठीक है, जिसको फंडामेंटल राइट्स भी आप कह सकते हो, उसको बनाए रखना, उसको पूरे विश्व में क्या करना? हर एक देश को यह बताना कि भाई आप इसको लागू करो, अपने देश में लागू करो, ठीक है? उनकी रक्षा करना, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना, ये सारे काम किसके हैं? यूएन के हैं। टू अचीव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड,
वैश्विक स्तर पर इकोनॉमी और सोशल और कल्चरल फील्ड में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए, सभी देशों का आपस में सहयोग होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हर एक देश का ग्रोथ हो, ह्यूमन का जो राइट्स है उसको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज, ये जो 4 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में पूछा गया, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा, इसको लिख लो। ठीक है, या आपको याद हो जाएगा, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है और ये सुनने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की निशस्त्रीकरण की किन्हीं 4 गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझो, पूछ रहा है कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किस तरह से देश पूरे विश्व में, ठीक है, डिसआर्मामेंट करेगा, किस तरह से निशस्त्रीकरण को करवाएगा देशों से, क्यों करेगा कोई देश, क्यों हथियार नहीं बनाएगा, क्यों परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, इसके लिए कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश को तैयार करेगा, इसके बारे में पूछ रहा है कि 4 गतिविधि बताओ कि भाई किस तरह से इसको किया जा सकता है। तो इसका सबसे पहला है, ठीक है, सिर्फ सीधे आंसर लिखना है कि भाई ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, कि भाई देखो हम पूरे विश्व में क्या करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हर एक देश के लोग आएंगे और उसमें अपना सुझाव देंगे कि भाई कैसे हम इस निशस्त्रीकरण को अपने अपने देश में लागू कर सकते हैं, ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए, ऐसे क्या सिद्धांत अपनाया जाए जो हर एक देश उसको मानने के लिए राजी हो और हथियारों की जो होड़ लग रही है उसे कम किया जाए, उसे खत्म किया जाए। इसके लिए एक इंटरनेशनल क्या होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस करना होगा। यूएन ये करवाता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, दूसरा, वर्किंग फॉर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब जो परमाणु अप्रसार संधि है उसको, उस पर अधिक से अधिक देशों की सहमति चाहता है, उस पर साइन चाहता है कि देखो भाई हम परमाणु से संबंधित परीक्षण नहीं करेंगे। लेकिन भारत जो है इसको नहीं मानता। इसको इसलिए नहीं मानता, वो कहता है कि ये भेदभाव पे आधारित है, डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित है। क्यों आधारित है, क्योंकि ये जो नियम है, ठीक है, परमाणु प्रसार संधि का जो कानून है उसमें कहता है कि देखो भाई अब तक जिसने बना लिया परमाणु उसके पास तो रहेगा, ठीक है, वो तो रख सकता है, अमेरिका रख सकता है, रूस रख सकता है, जो 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल में वो रख सकते हैं, बाकी किसी को रखने की जरूरत नहीं है, बाकी कोई नहीं रख सकता, बाकी कोई परीक्षण नहीं कर सकता। ठीक है, जिसके पास नहीं वो परीक्षण नहीं कर सकता। ये तो भेदभाव, या तो फिर अमेरिका को भी बोलो कि नहीं रखेगा, रूस को भी बोलो कि नहीं रखेगा, भाई इक्वलिटी होनी चाहिए ना। आप एक तरफ कह रहे हो कि इक्वलिटी होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप भेदभाव पे आधारित कर रहे हो, तो ये भी दिक्कत है। तो ये कह रहा है कि परमाणु प्रसार संधि पर काम करना। दूसरा, फॉर्मुलेटिंग ट्रीटीज टू बैन केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, कि भाई देखो हम ट्रीटी करते हैं, ठीक है, संधि करेंगे, संधि करवाता है ये कि भाई हम किसी भी तरह का केमिकल और बायो जो वेपन होते हैं उस पर हम किसी प्रकार का भी टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये संधि करवाता है ये। ठीक है, और चौथा, इंकरेजिंग पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु एनर्जी है, ठीक है, उसका उपयोग हम परमाणु बम बनाने में नहीं करेंगे बल्कि एनर्जी के लिए करेंगे, बिजली के लिए करेंगे, या किसी अलग तरीके का जो उपयोगी इन्वेंशन है उसके लिए करेंगे। बाकी हम बम बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए नहीं करेंगे। इसके लिए वो क्या करता है, हर एक देश को इंकरेज करता है, ठीक है, प्रेरणा देता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके से क्या कर सकता है, निशस्त्रीकरण के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है गतिविधि कर सकता है। ठीक है, चलो अगला का क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही के किन्हीं 2 गुणों तथा 2 अवगुणों की व्याख्या कीजिए। प्रतिबद्ध नौकरशाही, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? अगर आपने हमारा ब्यूरोक्रेसी वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको पूरे अच्छे से पता होगा कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, और इसका ये जो थियरी है इसका उपयोग इंदिरा गांधी ने पहले किया था। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि देखो प्रतिबद्ध जो नौकरशाही होते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आए और काम करे चले जाएं, बल्कि उनको एक्टिवली सरकार के साथ मिलकर योजनाओं को लागू करना चाहिए। ठीक है, एक्टिवली उनको करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेरिट
इसमें दोनों चीज पूछ रहा है कि भाई मेरिट बताओ डीमेरिट बताओ, तो दोनों बताना पड़ेगा। जो मेरिट ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का जो है वो जो मेरिट है उसका पहला है एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। जो पॉलिसी है उसको अच्छी तरीके से लागू करवाया जा सकता है। क्यों करवाया जा सकता है? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स वर्क विद डेडिकेशन टू अचीव अ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स। जो जो ब्यूरोक्रेट, देखो गवर्नमेंट कोई भी योजना लाती है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज लाती है, गवर्नमेंट किसी भी तरीके की नीति कानून कुछ भी लाएगी तो उसको लागू कराने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का। और कार्यपालिका में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो अपर लेवल पे होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे चीजों को लागू करवाते हैं, पॉलिसी को, योजना को, जिसको भी, वो कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, पुलिस, यही सब तो है ना ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अगर प्रतिबद्ध तरीके से काम करेंगे सर, तो जो सरकार की योजना है, सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सरकार के जो लक्ष्य हैं, उसे आसानी से पाया जा सकता है अगर वो प्रतिबद्ध तरीके से सरकार के साथ काम करते हैं। तो दूसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में देरी नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो लॉयल्टी टूवर्ड द रूलिंग गवर्नमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग डिले इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम सरकार, अब देखो जाहिर सी बात है कि जो भी सरकार आती है वो अपना फेवरेट अधिकारी, अपना जो पक्ष वाला होता है, जो उसको सहमति दे, जो सरकार के आइडियोलॉजी के साथ उनकी आइडियोलॉजी मिले, उन्हीं तरीके जिससे सरकार की बनती हो, उसी तरीके के अधिकारियों को वो अपने अच्छे अच्छे विभागों में प्रमोट करके बुलाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी से होगी, क्योंकि वो सरकार की सोच के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होगा? क्लैश नहीं होगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और वो लॉयल होंगे सरकार के लिए। और सरकार भी नहीं रोकेगी, अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो सरकार भी नहीं रोकेगी, जिससे डिसीजन मेकिंग क्या होगा? बहुत जल्दी से होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन में डिले नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रशासनिक कार्य में डिले नहीं होगा, जिससे हम जो सरकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसे अच्छे से लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रतिबद्ध जो नौकरशाही है, जो सरकार, प्रतिबद्ध का मतलब जो सरकार के लिए लॉयल है। ठीक है, सरकार से जिनकी सोच मिलती है, ठीक है, वही प्रतिबद्ध होंगे। अब जैसे मान लो कि कोई भी अधिकारी का सरकार के साथ साठगांठ हो जाए, तो फिर तो उसके डीमेरिट्स भी होंगे। अब डीमेरिट्स क्या होंगे? कि लॉस ऑफ न्यूट्रल, तटस्थता नहीं रह जाएगी। पहले जो इंदिरा गांधी के पहले जो था, उसमें कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो तटस्थ होंगे, वो किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी के साथ लॉयल नहीं रहेंगे, वो सिर्फ अपने काम के प्रति लॉयल होंगे। सरकार की कोई योजना आई, ठीक है जी, किसी पार्टी के लिए लॉयल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर किसी पार्टी के लिए या किसी सरकार के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर ये काम करने लगेंगे, प्रतिबद्ध हो जाएंगे, तो इसमें न्यूट्रलिटी कहां होगी? तटस्थता कहां रह जाएगी? ये तो एक फेवरिज्म हो जाएगा ना, एक सरकार के लिए फेवर करने वाला बात हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर तटस्थता की हानि होगी। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स में बिकम बायस्ड एंड फेवर द रूलिंग पार्टी। बताया ना, रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो जो विपक्ष, अब रूलिंग पार्टी कहेगी भाई किसी को मारो, मारेंगे। कोई योजना है जो लोगों के लिए हितकारी नहीं है लेकिन प्रतिबद्ध नौकरशाही है, तो सरकार जो चाहेगी वो करवा लेगी उनसे। तो कहने का ब्यूरोक्रेट्स को तटस्थ होना चाहिए, पहले ये कहा जाता था। ठीक है, और होना भी चाहिए तटस्थ। अभी देखो चुनाव आयोग पे इतना तोहमत क्यों लग रहा है? चुनाव आयोग को जो ज्ञानेश कुमार, उन पर क्यों इतने आरोप लगाए जा रहे हैं? क्योंकि ऐसा, ये एक तरह का उदाहरण है ये प्रतिबद्ध नौकरशाही का, कि भाई देखो हम आपके लिए का फेवर करेंगे, आप हमारे लिए फेवर करो। ठीक है, तो ये चीजें थ्रेट टू डेमोक्रेसी, और ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या है? डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। अगर सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिलकर कुछ ऐसी योजना बना लें, तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब जैसे कहते हैं ना कि ईवीएम में किसी को भी मतदान दो, वो जाता बीजेपी को ही। ऐसे आरोप लग रहे हैं ना, लगते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग भी बीजेपी के लिए काम करे। तो ऐसी स्थिति में अगर चुनाव कराने वाली संस्था सरकार के साथ मिलकर काम करने लगे और वो तटस्थ ना रहे, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, और ऐसे में तो डेमोक्रेसी की बैंड बज सकती है।
बच सकती है कि नहीं बच सकती है? तो थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, ये भी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पांचवा, भारत के संविधान को किस तिथि और वर्ष में स्वीकार किया गया और उसे किस तिथि और वर्ष में लागू किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन कई बार पूछ देता है और हम गड़बड़ा जाते हैं। तो देखो दो चीजें बोल रहा है ये क्वेश्चन, समझो। एक बोल रहा है कि भारत के संविधान को किस तिथि और वर्ष में स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और लागू कब किया गया। दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग हैं। 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन और इसी दिन कुछ आर्टिकल्स को लागू भी कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, हड़बड़ा जाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो ये स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आई होप कि क्लियर है। ठीक है, हाँ चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच कोई दो विवाद लिखिए। बहुत आसान है यार, इसके बारे में तो मैंने क्लास अगर जो देखा होगा, इतने विवाद बताए होंगे, क्या बताऊं। चलो फिर भी यहाँ पे दो वो पूछ रहा है। तो सबसे पहला क्या है कि भाई, एक तो हमारा जो तिब्बत का विवाद है, ठीक है, तिब्बत का विवाद है। दूसरा है अक्साई चीन का भी विवाद है। ठीक है, अक्साई चीन का भी विवाद है। तीसरा है जो क्या नाम है, अरुणाचल, अरुणाचल पे भी वो कई बार वो बोलता है चीन की हमारा ही है। तो सीमा विवाद इसके कई सारे हैं, समझ रहे हो, कई सारे सीमा विवाद हैं। तो सीमा विवाद आप देख लो, बात खत्म। तो भारत और चीन के बीच में दो विवाद यही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और विस्तार से जानना है तो आप हमारा चीन वाला क्लास देख लो, वहां पे आपको पूरे विस्तार से मिल जाएगा। हम अगर एलोबरेट करेंगे, व्याख्या करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कौन नहीं जानता सांप्रदायिकता का अर्थ? सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म को लेकर उन्माद पैदा करना। ठीक है, धर्म को लेकर इतना डर पैदा कर देना कि लोग हिंसा के लिए उतारू हो जाएं। ठीक है, एक दूसरे को मारने मरने के लिए उतारू हो जाएं। यही तो है सांप्रदायिकता, कि भाई हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, इंसानियत गया भाड़ में। ठीक है, तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है कि धर्म के आधार पर क्या करना, उन्माद पैदा कर देना, हिंसा पैदा कर देना, और यह दिखाना कि आपका धर्म खतरे में है। आपका धर्म, देखो धर्म का खतरे का मतलब है कि उस व्यक्ति के, उस समुदाय का अस्तित्व खतरे में, मेनली यहां पे आता है धर्म। धर्म को कभी भी ये मत समझो जैसे आज हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान खतरे में। मुसलमान का खतरे का मतलब है कि मुसलमान का अस्तित्व खतरे में, हिंदू का अस्तित्व खतरे में। और जब इस तरह से सामूहिक खतरा का डर दिखाया जाता है तो लोग मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिकता बेसिकली क्या है, एक तरह का डर पैदा करने की चीज है। ठीक है, कि आपको, आपका जनसंख्या कम है, आप अल्पसंख्यक हैं, आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा, बहुसंख्यकों के गुलाम बन के रहोगे, यही चीजें आपको डराती हैं और फिर आप सांप्रदायिक रूप से हिंसा करते हो। ठीक है, तो बेसिकली सांप्रदायिकता का मतलब यही है कि अपने संप्रदाय की सुरक्षा के लिए आप दूसरे के संप्रदाय के साथ, दूसरे के धर्म के साथ क्या करना, उसको हानि पहुंचाना, उसको मारना पीटना, ठीक है, डर पैदा करना, ये सब सांप्रदायिकता के क्या है, लक्षण है। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तटस्थ नौकरशाही और प्रतिबद्ध नौकरशाही में अंतर बताइए। मैंने आपको पीछे बताया प्रतिबद्ध नौकरशाही और तटस्थ नौकरशाही के बारे में भी समझाया। तटस्थ का मतलब है कि हम किसी सरकार के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, हम किसी सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। जो सरकार नीति योजना बनाएगी हम उसको लागू कराएंगे, और अगर कुछ चीज गलत है, ठीक है, तो हम सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। प्रतिबद्ध नौकरशाही, सरकार के साथ मिलकर काम करो। ठीक है, चलो यहां अंतर देख लेते हैं। तटस्थ, देखो आंसर लिखने का तरीका ये है, इसी तरह से आपको लिखना है। एक तरफ आप लिखोगे तटस्थ नौकरशाही,
दूसरी तरफ लिखोगे प्रतिबद्ध नौकरशाही। बस 4-5 लाइन लिख दोगे, आंसर खत्म। बहुत कुछ बवाल लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, उनकी विचारधारा को मानेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को मानेंगे, ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है किसमें, तटस्थ नौकरशाही में। समझ गए। लेकिन यहां पे प्रतिबद्ध नौकरशाही में, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा, इट इज कमिटेड टू द पॉलिसी एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये सहमत होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होगी उनके आइडियोलॉजी से, उनके विचारों से क्या होंगे, सहमत होंगे ये, ठीक है, कमिटेड होंगे उसके प्रति, ठीक है। ये दो अंतर पहला समझ में आ गया। एक तो ये पहला कह रहा है कि कोई कमिटेड की जरूरत नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा से ये सहमत हो भी सकते, नहीं हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे ये उसकी विचारधारा से सहमत होंगे, ठीक है। दूसरा, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इम्पार्शली अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रूल। ये किस मतलब पारदर्शिता के साथ जो रूल्स कहेंगे, ठीक है, जो कानून कहेगा उसके हिसाब से इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, ठीक है, प्रशासन को चलाना। कोई जिले का प्रशासन देख रहा है, कोई स्टेट का प्रशासन देख रहा है, कोई पुलिस का प्रशासन देख रहा है, ठीक है, उसको पारदर्शिता से चलाना, ना कि इन्फ्लुएंस्ड होना, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू इंप्लीमेंट द गोल्स एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट रेजिस्टेंस। मतलब आप जो सरकार के गोल हैं, जो सरकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको उस प्रोग्राम को चलाने के लिए क्या करेंगे, ये उस प्रोग्राम को चलाएंगे ताकि गवर्नमेंट को उनका लक्ष्य प्राप्त हो जाए बिना झिझक के, ठीक है। अगला बोलता है कि डिसीजंस आर टेकन ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, इनका डिसीजन ऑब्जेक्टिवली होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर डिसीजन आर ऑफन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन और देखो यहां पे जो भी डिसीजन होगा यहां पे ऑब्जेक्टिवली होगा, ठीक है। कोई आदेश आया उसको मान लिया, ठीक है, या मतलब किसी से बायस्ड होकर नहीं डिसीजन लेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो भी डिसीजन होगा उसमें ये देखेंगे कि इससे सरकार को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरकार के प्रति वो लॉयल्टी प्रदर्शित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लॉयल होना चाहिए सरकार को, सरकार की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए इससे, ठीक है। तो यहां पर जो भी डिसीजन ये लेंगे ये पॉलिटिकली लॉयल होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेसी। इसमें पावर को बैलेंस करके चलना होता है डेमोक्रेसी में। यहां का जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र में पावर को बैलेंस करके मेंटेन करके चलना होता है, जिससे, ठीक है। लेकिन यहां इंक्रीज द चांस ऑफ द बायस्ड एंड मिस यूज ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेसी। यहां पे मिस यूज भी होता है पावर का, क्योंकि सरकार के लिए काम करना है, सरकार के उद्देश्यों को पूरा करना है, तो सरकार जो आदेश देगा आपको उसको पूरा करना होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी, तटस्थता लाने की कोशिश करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एक्टिव बट रिड्यूस इम्पार्शियली। मतलब ये एक्टिव तो रहते हैं लेकिन पार्शियल नहीं होते हैं, ठीक है। पारदर्शिता इसमें बहुत कम होती है, समझ गए। तो आप बताओ कि अगर तटस्थ नौकरशाही चाहिए या प्रतिबद्ध नौकरशाही चाहिए आपको। तटस्थ नौकरशाही में क्या है कि वो बायस्ड नहीं होंगे, वो किसी सरकार के लिए लॉयल नहीं होंगे, वो डेमोक्रेसी के लिए लॉयल होंगे, वो जनता के प्रति लॉयल होंगे। लेकिन यहां पर ये सारी सरकार के लिए लॉयल हो जाते हैं, जैसा कि आजकल के सरकार में तुम देख रहे होगे। मैं ज्यादा खोल के नहीं बोलूंगा, लेकिन आप अगर देखोगे, इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आजकल के सरकार में आपको दिखाई देगा कि आजकल प्रतिबद्ध नौकरशाही ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली बात करता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है, कि हम और जो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उसके बारे में बात करता है। इसमें कहा जाता है कि देखो भाई, विकास की ऐसी प्रक्रिया अपनाओ
विकास की ऐसी प्रणाली अपनाओ जिससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है इतना ज्यादा ना हो जाए कि हमारी आने वाले जनरेशन को कुछ ना मिले, पहली चीज। दूसरा, विकास के दौड़ में इतने अंधे ना हो जाओ कि आप इन्वायरमेंट को, प्रकृति को, जलवायु को इतने क्षति पहुंचा दो, इतना क्षति पहुंचा दो कि आने वाले जनरेशन को अपना अस्तित्व बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़े। तो सतत डेवलपमेंट का बेसिकली जो तात्पर्य ये है कि हम जो विकास की प्रक्रिया अपनाएं, जो विकास की प्रणाली अपनाएं, वो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टेबल हो। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ संतुलन बनाकर ही, ठीक है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही हमें विकास में करना चाहिए, विकास की दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए, न कि प्रकृति की ऐसी तैसी बैंड बजा दो। क्योंकि देखो, प्रकृति को अगर तुम छेड़ोगे, जलवायु को अगर आप छेड़ोगे, ठीक है, और वो अपने आप को संतुलित नहीं कर पाई, तो जलवायु परिवर्तन होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, और ये सब का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे और आपके अस्तित्व पे पड़ेगा। डायनासोर जो है अनुकूलन की क्षमता नहीं थी, विलुप्त हो गए। ऐसे आप देखोगे कई सारी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है, जो जलवायु है, जो प्रकृति है, वो बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? मानव, मनुष्य के अपने लाभ की जो प्रवृत्ति है, उसकी वजह से वो जो प्रकृति को क्षति पहुंचा रहा, जो इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा रहा, उसकी वजह से इन्वायरमेंट, प्रकृति भी क्या करती है? पलटवार करेगी। और प्रकृति से आप जीत पाओगे? प्रकृति को कंट्रोल कर पाओगे? बाढ़ आएगी, लेके चली जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी, बरसात, यही सब हो रहा है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और विकास जो है प्रकृति को संतुलित रखते हुए किया जाना चाहिए, जिससे हमारे आने वाले जनरेशन को भी कुछ मिल सके। अब जैसे मान लो कोयला है, पेट्रोल है, ये हम तुम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। कौन बनाता है? प्रकृति। तो इसका दोहन जो है इस हिसाब से किया जाए जिससे कि आने वाले जनरेशन को भी इसका लाभ मिलता रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली सतत विकास का मतलब यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता की आवश्यकता क्यों है? क्यों चाहिए भैया? क्यों जागरूकता की आवश्यकता है पर्यावरण संरक्षण के लिए? क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूं कि कितने लोगों को पता ही नहीं होगा कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है। पर्यावरण में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जो जो उससे जो नुकसान होता है, पर्यावरण प्रदूषण से जो नुकसान होता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से जो नुकसान होता है, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं, और लोग जाने अनजाने में पर्यावरण को क्षति पहुंचाते रहते हैं। तो पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए ये बताना बहुत जरूरी है, लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाना जरूरी है कि अगर देखो भाई, अगर ये चीज करोगे तो पर्यावरण में प्रदूषण होगा, और पर्यावरण प्रदूषण होने की वजह से इस तरह की समस्याएं आएंगी। बहुत ज्यादा अगर पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होने लगेगी, जिससे फसल का नुकसान होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप धुआं कर दोगे, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा अगर, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल सकता है, ग्लेशियर पिघलेगा तो पूरा जलमग्न हो जाएगा, कई सारे समुद्रीय जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सोचो, इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, जब गर्मी आनी चाहिए तब बरसात होने लगे या ठंडी पड़ने लगे, तो फसल पे कितना प्रभाव पड़ेगा इसका। तो इन सब चीज के बारे में, इसके नुकसान के बारे में अगर लोगों को जागरूक आप करोगे तो हो सकता है कि लोग थोड़ा सोचे कि हाँ भाई, इससे तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, हमारे आने वाले जनरेशन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और तब जाकर वो एक्टिवली जलवायु संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या हो, जागरूक, एक्टिवली वर्क कर पाए उसके लिए। जब जागरूकता रहेगी, अब यह भी समस्या है कि भाई आपको पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। पॉलिथीन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए भैया? पॉलिथीन का, क्योंकि वो बहुत आसानी से खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, वो हजारों लाखों वर्ष तक उसी तरह से दबा रहता है, जिससे क्या होता है, हो सकता है कि मिट्टी की उर्वरता खत्म कर दे वो। ठीक है, तो पॉलिथीन का उपयोग, पॉलिथीन को जलाने से बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है,
बिजली एसी चलाने से मीथेन गैस निकलता है, रेफ्रिजरेटर से मीथेन गैस निकलता है जो ओजोन परत में छेद कर सकता है। अगर ओजोन परत में जो हमारा ओजोन परत है समताप मंडल में, अगर उसमें छेद हो जाता है, अगर वो खत्म हो जाता है, अगर वो नष्ट हो जाता है, तो सूर्य से पराबैंगनी किरण आता है। अगर वो पराबैंगनी किरण अगर आपकी त्वचा पे पड़ जाए तो आपको कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो जो वो ओजोन परत है वो सूर्य के जो पराबैंगनी जो हानिकारक किरण है उसको क्या करता है, छान देता है और शुद्ध करके हमें देता है। सोचो प्रकृति ने कितने अच्छे से पृथ्वी को सुरक्षित रखा है कि भाई एक ओजोन परत बनाओ ताकि सूर्य से जो किरण आ रही है उसको वो छान दे। जैसे चाय चाय छानते हो ना तो चाय पत्ती अलग हो जाती है, उसी तरह से वो सूर्य के जो हानिकारक किरण है उसको छान कर भेजता है। और सोचो ओजोन परत खत्म तो मानव का अस्तित्व खत्म। तो पर्यावरण अब इन कितने लोगों को ये पता होगा, कितने लोगों को पता ही नहीं होगा। अब इसका क्षरण कैसे होता है, मीथेन गैस से होता है, उसके बाद एथेन गैस से होता है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता की आवश्यकता इसीलिए है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 11वां क्वेश्चन कहता है केवल कानून से पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं है, इसके लिए जागरूक नागरिक भी जरूरी है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। सेम वही जो पिछला क्वेश्चन था उसी को ये रिपीट किया है, लेकिन देखो बदल दिया है, मैंने इसलिए रखा है। देखो ये भी क्वेश्चन वही पूछ रहा है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा उसने क्या किया है, बदल दिया है, क्वेश्चन की रूपरेखा बदल दी है। केवल कानून से पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं है, इसके लिए जागरूक नागरिक। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे तुमने कानून बना दिया भाई, ठीक है, कानून बना दिया कि आप कार्बन ज्यादा उत्सर्जन नहीं कर सकते हो, या खुले में आप आग नहीं जला सकते हो, ठीक है, या आपने कह दिया कि भाई नदी में आप पॉलिथीन या किसी प्रकार कचरा नहीं फेंक सकते हो। कानून बना दिया। अब 150 करोड़ की जनसंख्या है, हर एक के ऊपर तो पुलिस को बैठा नहीं सकते हो कि भाई देखें ये फेंक तो नहीं रहा, देखें ये आग तो नहीं जला रहा, देखें ये धुआं तो नहीं कर रहा, सबके लिए तो नहीं कर सकते। अब इस लोग अपने आप उस कानून को माने, उस कानून को फॉलो करें। इसके लिए क्या क्या जरूरी है कि लोगों को कम से कम ये तो बताओ कि भाई ये जो कानून बनाए हो क्यों बनाए हो, क्या पर्पज है कानून बनाने का। लोग तभी तो सहभागिता देंगे। कानून बना दिए और पेटी में डाल दिए, क्या मतलब है, वो पेटी में पड़ा रहेगा, लोग अपना काम करते रहेंगे, धुआं आग और ये सब करते रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कानून बनाने से ही सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण हाँ, एक डर पैदा हो जा सकता है। आप कठोर कानून बना दिए हो, लोग डर से उसको कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको और अच्छे से जागरूक कर, मान लो उनको पता ही नहीं है, अनजाने में उन्होंने कर दिया, तो क्या ही कर लोगे, कितना जेल में डालोगे आप। लोगों में ये जागरूकता पैदा करना जरूरी है कि लोग स्वतः ही उस कानून को माने और कानून की जरूरत ना पड़े, बल्कि लोग खुद वो जिम्मेदारी उठाएं कि भाई हमें पर्यावरण को संरक्षित रखना है। तो यहां पे बस इसी कथन की व्याख्या करनी है कि भाई ये क्यों जरूरी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो मैंने पीछे समझाया है, वही चीज यहां भी है। ठीक है, अगला है विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। क्या है विदेश नीति। विदेश नीति आप किसे मानेंगे, विदेश नीति, विदेश नीति से आपका क्या अर्थ होता है उसका। तो विदेश नीति का सिंपल सा अर्थ होता है कि वो नीति, ठीक है, वो नीतियां, वो पॉलिसीज जिससे हम अपने पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी और विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध बनाते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं हर देश के जिसके जो आधार होता है किसी भी देश की विदेश नीति का। आप हम अगर विदेश नीति को पूरे अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा फॉरेन पॉलिसी की क्लास पूरी जाकर देखिए, आपको वहां पर पूरा समझ में आएगा कि विदेश नीति क्या है, क्यों है, कैसे बनता है, क्या इसका पर्पज है, सब वहां पर मैंने समझाया। यहाँ बेसिक ये समझो, विदेश नीति एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा पैमाना है जिसके आधार पर हम अन्य देशों के साथ अपना रिलेशन स्थापित करते हैं। ठीक है, रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको पाकिस्तान के साथ या संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम अपने विदेश नीति को देखेंगे कि हमारा विदेश नीति कैसा रहा है। जैसे हमारा विदेश नीति क्या रहा है कि हम भेदभाव को नहीं मानते हैं, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, हम समानता को मानते हैं, हम लोगों के अधिकार को मानते हैं। भारत यही सब तो मानता है ना,
ठीक है। तो जहां भी इससे संबंधित रंग भेद पे आधारित अगर किसी तरह का कानून कोई देश बनाता है या उसको मानता है या उसको इस तरह की कोई कानून, तो भारत उसका विरोध करेगा। जैसे मान लो परमाणु प्रसार संधि है, उसका भारत क्यों विरोध करता है? क्योंकि वह समानता पे आधारित है। भारत हमेशा कहता है कि भाई हम इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, कोई भी कानून हो, कोई भी नियम हो, कोई भी नीति हो, वो सबके लिए समान होना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव पे आधारित अगर चीज है तो हम उसको नहीं मानेंगे। कि भारत की विदेश नीति है, ठीक है। गुट निरपेक्षता की नीति, गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब कि हम किसी गुट में नहीं है, हम किसी के, हमारे जो रिलेशन है हमारे सबके साथ रिलेशन प्रेम सद्भावना पे आधारित होंगे। हम प्रभुसत्ता, जो दूसरे देश की सरकार है उसकी प्रभुसत्ता है, हम उसका सम्मान करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरे देश की प्रभुसत्ता, जैसे मान लो अमेरिका वेनेजुएला पे आक्रमण कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, ऐसी स्थिति में भारत को इसका विरोध करना चाहिए, ठीक है। कि भाई किसी के राष्ट्रपति को उठा लेना ये तो उसकी संप्रभुता पे आघात है, एक तरह से देखा, लेकिन नहीं बोल सकता भारत। क्या दुनिया के कई देश नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि विदेश नीति वो आधार है, वो आधार स्तंभ है जिस पर हम अपने देश का रिलेशन किसी अन्य देशों के साथ स्थापित करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। और हम अपने विदेश नीति का जो फॉरेन पॉलिसी का जो बेस है उसके साथ किसी भी प्रकार की समझौता नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इसको और विस्तार से आपको समझना है तो आप हमारा क्लास जाकर वहां पर देख सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति के मूल उद्देश्य और सिद्धांत क्या है, ठीक है। विदेश नीति के जो मूल उद्देश्य और सिद्धांत है उसके बारे में पूछ रहा है, बस उतना ही लिखना है। तो विदेश नीति के सबसे मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत क्या है? ये प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, जो राष्ट्रीय हित है, इसका काम है कि हमारा राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होना चाहिए, राष्ट्रीय हित से ऊपर कुछ नहीं। देखो जो पीछे ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये भी यही है, ठीक है। प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारा राष्ट्रीय हित है उसके साथ कोई भी समझौता हम नहीं कर सकते, और राष्ट्रीय हित के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का कोई देश काम करने का प्रयास कर रहा है तो हम उसको चेक एंड बैलेंस करेंगे, ठीक है। इंश्योरिंग द नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना इसका मुख्य उद्देश्य है और इसका मुख्य सिद्धांत भी है कि हम नेशनल सिक्योरिटी, भाई विदेश जो फॉरेन रिलेशन होते हैं वो क्यों अपनाए जाते हैं? कि हमारा जो नेशन है वो सुरक्षित रहे, इसीलिए तो बनाते हैं ना। चाहे हम अमेरिका के साथ, चाहे रूस के साथ जो हम संबंध बनाते हैं, ठीक है, सामरिक जो संबंध बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा नेशन सिक्योर रहे, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके साथ ही जो फॉरेन पॉलिसी का मेन उद्देश्य है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अधिक से अधिक हो, ट्रांजैक्शन हो किसका? टेक्नोलॉजी का, ठीक है। हमारे पास अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम रूस से ले लें, रूस हमें टेक्नोलॉजी दे, हम उससे बनाएं, ठीक है, मशीनरी लगाएं। और रूस के सहयोग से हमने कई सारे, बोकारो का कारखाना हमने रूस के सहयोग से बनाया है, भिलाई का कारखाना हमने रूस के सहयोग से बनाया है। तो ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भी हमने रूस के सहयोग से बनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसका आदान प्रदान हो, ठीक है, और इससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। जैसे देखते होंगे कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो ट्रेड को लेकर कोई समझौता होता है, संधि होती है, ठीक है, कि हम इतने करोड़ का निवेश कराएंगे आपके देश में, हम इतने करोड़ का आपके यहाँ निवेश करेंगे, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे हम ये स्टैंप ड्यूटी या टैरिफ खत्म करते हैं। इस तरह की चीजें जिससे वजह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके, और ये भी राष्ट्रीय हित के आधार पर ही होगा, राष्ट्रीय हित के साथ समझौता करके नहीं होगा। मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित रखने का भी काम भारत का रहता है। भारत की विदेश नीति में ये होता है, हर एक देश की विदेश नीति में होता है। देखो अमेरिका जो है वो क्यों कह रहा है कि ग्रीनलैंड हम लेंगे, जबकि नाटो में है, नाटो के साथ दुश्मनी ले रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो उसके राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है। इसी तरह से यूक्रेन में ने जब कहा कि मैं नाटो में जाऊंगा तो वो रूस के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध था। तो रूस अगर मारा तो सही किया, अगर तुम ग्रीनलैंड को लोगे तो रूस जो है क्यों नहीं लेगा यूक्रेन को, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं राष्ट्रीय हित, राष्ट्र के लिए अगर कोई खतरा बन रहा है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। तो राष्ट्र मेंटेनिंग पीस को मेंटेन करना भारत की या हर किसी की विदेश नीति में रहती है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय हित के ऊपर नहीं, ये ऐसा नहीं कि हम अपना राष्ट्रीय हित दांव पे रख दें और वर्ल्ड पीस में हम लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय रूप से सहयोग करना भी विदेश नीति में आता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन और कल्चरल एक्सचेंज,
कल्चरल, जो सांस्कृतिक एक्सचेंज करना, ठीक है, आदान प्रदान करना, ये भी हमारे विदेश नीति की, ठीक है, हर एक विदेश नीति का मूल और उद्देश्य और सिद्धांत होते हैं। तो बेसिकली जो विदेश नीति होती है वो इतने ही चीजों पर बनाई जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत क्या है? वही चीज है, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यही आंसर है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये दूसरा पूछ रहा है कि आधारभूत सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसमें सिद्धांत भारत का पूछ रहा है, यहाँ पे तो इसने पूछा था, यहाँ पे पूछा था विदेश नीति का मूल उद्देश्य और सिद्धांत, जिसमें बेसिकली सबके लिए है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत पूछ रहा है कि भारत जो है अपनी विदेश नीति किस किस चीजों पे आधार करके बनाता है। तो सबसे है पंचशील, ठीक है। पंचशील के बारे में हमने बताया था, जो चाइना के साथ समझौता होता है पंचशील का, उसके ये होता है 28 अप्रैल 1954 में, जिसमें वो कहता है कि हम आपकी संप्रभुता अखंडता की सम्मान करेंगे, सीमा विवाद को हम सहयोग के साथ आपसी बातचीत के साथ वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, नॉन अलाइनमेंट 1961 में नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता को अपनाया गया, ठीक है, जिसमें बेलग्रेड में क्या होता है, सभा होती है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो इसके अध्यक्ष इसको बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और उस समय ये जो दौर था वो शीत युद्ध का दौर था, ठीक है, शीत युद्ध का दौर था, और पूरी दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी, एक तरफ नाटो था, एक तरफ रसिया था, ठीक है। और ये हो रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा। और समस्या ये थी कि उस समय अगर युद्ध होता तो अमेरिका के पास भी क्या था, परमाणु था, और आज रूस के पास भी परमाणु आ गया था। तो अगर युद्ध होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, और ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्ष देश की अगुवाई हमारा देश किया, भारत किया। लोग कहते हैं यार जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, अरे जवाहरलाल नेहरू को जिस समय भारत मिला था, ऐसा भारत अगर तुम लोगों को मिला होता ना तो चने चबा लेते, खत्म थे। आज इतना अच्छा भारत मिला हुआ है, इतना सशक्त भारत मिला हुआ है, तब तो आप लोगों की ऐसी तैसी हो रही है भारत को चलाने में। और उस समय एकदम टूटा फूटा बिखरा शोषित गरीब भारत मिला, और उसके बाद भी विश्व स्तर पर यह गुट निरपेक्षता के तहत कई सारे देशों की अगुवाई कर रहे हैं। क्या समझ रहे हो? आज के समय सोशल मीडिया हो गया तो यार दिखा रहे हैं कि यार ये हुआ वो हुआ। उस समय जब कुछ नहीं था भारत के पास, उस समय उस बंदे ने भारत को विश्व के पटल पर रखा और कितने देशों की अगुवाई किया, ये समझने वाली बात है। आप लोग, हम लोग क्या है ना, सिर्फ गरियाते हैं, जो कांग्रेस का होगा उसको गाली दो। अरे भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ो समझो और फिर बात करो, एक तरफा मत देखो, तटस्थ रहो, तब समझ में आएगा। जब किसी को भगवान बना लोगे, भक्त बन जाओगे, तो फिर उसकी बुराई नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ऑपोजिशन टू इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनी, ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है, ठीक है, अपोज करता है कि भाई कॉलोनियलिज्म, क्योंकि भारत खुद साम्राज्यवादी शक्तियों का क्या रहा है, गुलाम रहा है, कॉलोनियल रहा है, उपनिवेश रहा है, और उसकी वजह से कितना हमारा शोषण हुआ है। तो भारत उसका अपोज किया है। जो भी उस समय में गुलाम देश थे उनको स्वतंत्र करने की आवाज उठाए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो देख रहे हो ना, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है, जिसपे आज भी भारत काम करता है, अपनी विदेश नीति में रखता है। पंचशील किसका है बनाया हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नॉन अलाइनमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हालांकि आज के दौर में ये उतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अपोजिशन टू इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, इसका विरोध करता है। अपोजिट टू रेसिज्म, जातिवाद, नस्लवाद, इसका क्या करता है, विरोध करता है भारत। अगर कोई भी देश अगर इस प्रकार की सहमति देता है तो भारत ऐसे देश के साथ रिलेशन नहीं रखता, या उनको सहमत करता है कि भाई ये चीजें खत्म करो, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है। डिसआर्मामेंट, परमाणु प्रसार संधि 1968 और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी 1996 को भारत कहता है कि सही है, लेकिन हम साइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह असमानता पे आधारित है। अगर असमानता पे आधारित है, अगर जो परमाणु संपन्न देश हैं, अगर उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो रख सकते हैं और दूसरे नहीं रख सकते हैं, तो क्या दूसरे को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा का अधिकार नहीं है? आप जब चाहो उस पर परमाणु मार के खत्म कर दोगे उनको। तो कहने का मतलब है कि अगर परमाणु संपन्न जो शक्तियां हैं
उनको भी परमाणु हथियार रखने की कोई जरूरत नहीं है, उनको भी अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए, तभी हम इस पर साइन करेंगे। ये भारत का दावा है, ये भारत का आर्गुमेंट है, ये अपना बात रखता है, क्योंकि किसी भी देश के साथ आप पक्षपात नहीं कर सकते ना। कॉर्पोरेशन विद द डेवलपिंग कंट्रीज, जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकसित नहीं, जो विकास के मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक है, विकासशील जो हैं, उनके साथ कॉर्पोरेशन करना और उनको उनके विकास में सहयोग देना। जो भूटान है, नेपाल है, इनको सहयोग देना। हालांकि बांग्लादेश है, बांग्लादेश को देखो, नाच रहा है भारत के सर पे, ठीक है। अमेरिका वहां वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा ले रहा है, यहां भारत जो है बांग्लादेश को नहीं संभाल पा रहा। ये तो हमारी ताकत है। अब इस पे क्वेश्चन कर दो सरकार से तो बोलेंगे भैया देशद्रोही हो। वहां हिंदुओं के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है, इस पे तो भारत कुछ नहीं बोला। और ये हमारा बनाया हुआ देश है, हमारा बच्चा है, ये हमने बना के दिया है, भारत ने बना के दिया है इसको, बांग्लादेश को, और ये हमारे ऊपर नाच रहे हैं। इनको चलो छोड़ देना चाहिए था। और जितने यहाँ पे आए हुए थे ना उस समय शरणार्थी, इनको मार के भगाना चाहिए था, भागो यहां से, रहो पाकिस्तान में। ये आज नाच रहे हैं भारत के ऊपर, ठीक है। इंपावरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन को इंपावर करना, संयुक्त राष्ट्र संघ को इंपावर करना। हालांकि पावर वावर तो उसके पास है नहीं, जो पावर है इंपावरिंग ऑफ द यूनाइटेड, जो पावर है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पास तो पावर है नहीं, लेकिन फिर भी शांति स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसलिए भारत जो है इसको भी इंपावर करने की बात करता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि भारत की जो विदेश नीति आधारभूत जो सिद्धांत है वो यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है एग्जामिनेशन में, हालांकि जितने हमने क्वेश्चन रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है कि भारत जो है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसमें 5 देश हैं और 5 देशों को वीटो है। कौन कौन से देश हैं? चीन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, रूस है और अमेरिका है, ठीक है। इनको वीटो करने का पावर है, और यही लोग अशांति भी फैलाते हैं। इनको शांति बनाने का में दिया गया है पावर और जिम्मेदारी, और यही अशांति फैलाते रहते हैं। और अशांति फैलाने का कारण सबसे बड़ा अमेरिका है, ये नाटो के चक्कर में चलता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये सुरक्षा परिषद में भारत कहता है कि भाई हमारा दावा है, हमें भी सुरक्षा परिषद में रखा जाना चाहिए। और क्यों रखा जाना चाहिए, इसका रीजन देता है कि भाई देखो, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम जब से स्वतंत्र हुए हैं, भारत जब से स्वतंत्र हुआ है वो डेमोक्रेसी में ही काम किया। पाकिस्तान को ले लो, कई बार राष्ट्र वहां पे सैनिक शासन लग गए हैं, म्यांमार में सैनिक शासन लग चुके हैं, कई सारे देश हैं जिनमें लोकतंत्र सुचारू रूप से नहीं चला। लेकिन भारत जब से आजाद हुआ है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का सैनिक शासन टाइप की चीजें नहीं लगी हैं, डेमोक्रेसी के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। हमेशा से चुनाव के द्वारा ही हमारे शासक चुने गए, हमारे जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो चुने गए, ठीक है। कोई डिक्टेटरशिप नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, ठीक है। दूसरा, पॉपुलेशन के पे भी अगर हम देखें तो विश्व के दूसरे नंबर पे आने वाले देश हैं। हालांकि अब तो हमको लगता है कि पहले नंबर पे आ गए होंगे, क्योंकि जनसंख्या गणना कराने के लिए तो सरकार के पास टाइम नहीं है, वो किसी और गणना में लगे हुए हैं, ठीक है। SIR कराने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है। जनसंख्या गणना करा के क्या करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो जनसंख्या गणना करने की जरूरत है नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है नहीं, जनसंख्या नियंत्रण करने की जरूरत है नहीं। ये सब समस्या थोड़ी ना भारत का समस्या SIR है, ठीक है। तो ये सब समस्या पे सरकार पूछ दो तो बस वही है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीस कीपिंग, ठीक है, पीस कीपिंग को रखने का भी भारत ने हमेशा से सहयोग किया है, कंट्रीब्यूशन किया है कि भाई विश्व में शांति बनी रहे, ठीक है। इकोनॉमिकल ग्रोथ भी भारत कर रहा है, 5 ट्रिलियन का ये बन चुका है हमारा इकोनॉमी, ठीक है, 5 ट्रिलियन, ठीक है। एक न्यूक्लियर पावर भी है हमारे पास, परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं हम, ठीक है। तो किसी से कम थोड़ी ना है। रीजनल लीडर्स हैं, गुट निरपेक्षता की बात करें, दक्षेस की बात करें, सार्क की बात करें, उसके तहत हम क्या है, रीजनल लीडर्स भी हैं। एशिया में हमारा एक ओहदा है, ठीक है।
हम एक एशिया में शक्तिशाली देशों में गिने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो रीजनल लीडरशिप भी है हमारे पास, मोरल एंड पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी है, ठीक है, कि हम नैतिक रूप से भी और पॉलिटिकली भी स्टैंडिंग रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। भारत इस आधार पर कहता है कि हमको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, कहां पे? यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। आई होप कि आज की जो क्लास है ये 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि यहां से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछे गए हैं। चाहे वो शॉर्ट्स में पूछे जाएंगे, चाहे लॉन्ग में पूछेंगे, लेकिन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत यूजफुल होगी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब हमने 4 मैराथन क्लास कर लिया है। चारों में से कोई अगर आप चारों देख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, तब तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। अगर कोई 1-2 भी देख कर जाता है तो पास होने की गारंटी है, यहाँ पे आराम से पास होके आएगा, लिख के आएगा वो लड़का। और अगर आप हमारा पूरा क्लास देख लेते हैं और साथ में ये देख लेते हैं तो ये गारंटी है कि आपको आने वाले समय में जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, एमए में जाएंगे या किसी कंपटीशन में तैयारी करने जाएंगे तो ये आपका बेस होगा। जब आप यूपीपीसी, यूपीएससी ये सब करने जाएंगे और एक पूरा क्लास करके अगर देख के जाते हैं तो भविष्य में आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज की आज जो है पॉलिटिकल साइंस 12th का खत्म हो गया, ठीक है। आपका पूरा क्लास वहां पर डल चुका है, मैराथन क्लास भी हमने डाल दिया है। 10th का सोशल साइंस का क्लास 2 क्लास पढ़ गए, अब उस पर हम काम करेंगे। उसका वीडियोज आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसका जो हमारा मैराथन है एक्यूमुलेट कराकर एक पूरा जैसे मैराथन 1, 2, 3 का एक कराकर मर्ज कराकर भी हम एक डाल देंगे, ताकि 3-4 घंटे का होगा। जो बच्चा वो देखना चाहे वो देखकर आराम से एग्जामिनेशन देने जा सकता है। दूसरी चीज बच्चों, एक चीज रिक्वेस्ट में आपसे करूंगा यहाँ पर कि आप लोग आते हो, अब देखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे थोड़ा शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और आप लोगों का जो कमेंट आता है या लाइक आता है तो इससे हमको थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि हम और अच्छा काम करें और अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो और थोड़ा शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। ये सब कहने की बातें नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।